नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के इतिहास का 5वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम मौर्य काल के बाद जो तमाम राजवंश आए उनके बारे में ये इसका दूसरा भाग होगा और इसके बाद हम गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम पिछले वीडियोस से जो हमने महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की थी उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बहुत सारी रोचक बातें जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं हम आगे देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और PDFs के लिए मतलब नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके और संबंधित वीडियो से संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो सके। दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगी और YouTube चैनल तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। चलिए बात करें कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, फिर हम कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। मालव एक ट्राइब थी, मालव डायनेस्टी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो पंजाब से घूमते हुए और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उनने अपना आके बस गए। उसके बाद नाग वंश के बारे में जानेंगे, फिर बोधी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे और माघ डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड बृहत स्तूप? बृहत स्तूप की खोज किसने करी थी? तो वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम और यह बात है 1875 की। अगला प्रश्न है, हु एस्टेब्लिश्ड खम्ब बाबा एंड वेयर डज इट सिचुएटेड? मतलब जो गरुड़ स्तंभ है जिसको हम खम्ब बाबा के नाम से भी जानते हैं, ये विदिशा में स्थापित है और यह हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। हेलियोडोरस भक्त थे और इसलिए इनने जो गरुड़ स्तंभ है वह स्थापित किया। यह विष्णु के भक्त थे। चलिए बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शतवाहन डायनेस्टी? शतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनको माना जाता है सिमुका या पैथन। सिमुका या पैथन, इनमें से किसी भी नाम को आप चुन सकते हैं और जो सबूत मिले हैं इन दो नामों के ही मिलते हैं। वेयर डज द इंस्क्रिप्शन ऑफ सतकर्णी फाउंड इन मध्य प्रदेश? जो सतकर्णी थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनसे संबंधित जो शिलालेख हैं या जो आलेख हैं वह मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक्चुअली शिलालेख नहीं, इन आलेखों की बात हो रही है। तो जो पिलर इंस्क्रिप्शन है सांची का विदिशा में, वहाँ से हमें सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ से हमें इनके नाम के कॉइन्स, सिक्के भी मिलते हैं जिन पर श्री सत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हु रोट मिलिंद पानो? मिलिंद पानो किसके द्वारा लिखा गया? मिलिंद पानो एक कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसको नागसेन ने लिखा और यह एक बौद्ध स्कॉलर थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और मिलिंद और नागसेन के बीच जो चर्चाएं हुई उनको मिलिंद पानो में संकलित किया गया। वेयर डज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन फाउंड? पहला संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन कहाँ प्राप्त होता है? पहला आलेख संस्कृत में जो लिखा गया उसका स्थान कौन सा है? और अगला प्रश्न आगे प्रश्न बढ़ता है कि एंड हु ऑर्डर्ड टू इंस्क्राइब इट? और किसके आदेश पर इसको लिखा गया था? तो गिरनार इंस्क्रिप्शन जो कि सुदर्शन लेक गुजरात के पास स्थापित है और यह रुद्रदमन के समय में लिखा गया। यह पहला संस्कृत में लिखा हुआ आलेख है। साथ ही रुद्रदमन एक प्योर संस्कृत स्कॉलर थे, काफ़ी अच्छा नॉलेज था इनको संस्कृत का और काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी थे उस समय की। चलिए आगे का प्रश्न देखें, हु फाउंडेड सुंग डायनेस्टी? सुंग वंश की स्थापना किसने करी? तो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना करी और मौर्य वंश के बाद सुंग वंश अस्तित्व में आया। अग्निमित्र बिलोंग टू विच डायनेस्टी? अग्निमित्र जो कि सुंग डायनेस्टी से संबंधित हैं और पुष्यमित्र सुंग के पुत्र हैं। अग्निमित्र के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? तो यह बिल्कुल सीधा सा आंसर है कालिदास। कालिदास ने अपना करियर, अपना जो भी काम है वो अग्निमित्र के दरबार से शुरू किया और मालविका अग्निमित्र जो कि मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी है उसको दर्शाती है। यज्ञसेन वॉज रूलर ऑफ विच रीजन? यज्ञसेन किस क्षेत्र में शासन किया करता था और यज्ञसेन को किसने हराया? तो विदिशा क्षेत्र में यज्ञसेन का शासन था और अग्निमित्र ने इसको हराया था। हेलियोडोरस वॉज एनवाय ऑफ विच किंग एंड ऑफ विच किंगडम? हेलियोडोरस किस राजा के द्वारा भेजे गए थे और ये किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो एंटियोकस के ये द्वारा ये भेजे गए थे और उनके राजदूत थे और ये इंडो ग्रीक किंग थे। एंटियोकस जो थे इंडो ईरानी किंग थे। चलिए आगे बात करें कुषाण डायनेस्टी की। जो हमारा पहला अगला बिंदु है वह है कुषाण वंश से संबंधित और कुषाण वंश का मध्य प्रदेश में क्या इतिहास रहा, क्या महत्व रहा, उसके बारे में एक नज़र। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना, मतलब चाइना के पश्चिमी भाग से इनका ओरिजिन माना जाता है। मुख्य रूप से बैक्ट्रिया के क्षेत्र से इनका ओरिजिन माना जाता है। आगे हम मैप में डिस्कस करेंगे।
पेनिट्रेट इंडिया वाइल फॉलोइंग सकास। शक जो शासक थे उनका पीछा करते हुए, उनको भगाते हुए, उनके साम्राज्य का विनाश करते हुए और अपने साम्राज्य को फैलाते हुए कुषाण भारत में एंटर करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। ये लगभग पहली सेंचुरी, पहली सदी के आसपास की बात है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको सामने नोट्स पर नहीं दिखेंगी, आप चाहें तो अपने नोट्स सुनते हुए बना सकते हैं। स्ट्रगल्ड विद सका एंड इंडो ग्रीक्स। इनने शक और इंडो ग्रीक दोनों के साथ ही इनका काफ़ी द्वंद्व रहा, काफ़ी संघर्ष चला और रूइंड इंडो ग्रीक कम्प्लीटली। और ये इंडो ग्रीक्स को हराने में बहुत अच्छी तरीके से सक्षम रहे, इनने इनको कम्प्लीटली हरा दिया। शक काफ़ी समय तक शासन करेंगे, कहीं कहीं इनका राज्य संकुचित हो जाएगा, लेकिन गुप्त काल तक आते आते शकों का धीरे धीरे विनाश होना शुरू होगा। और जो हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो उनने उज्जैन से और संपूर्ण भारत से सबसे पहले शकों को मतलब मुक्त किया था। चलिए, इसलिए उसको शकारी भी बोला गया, शक का अरी मतलब शकों का दुश्मन। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तब उसको मैं डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करें। बट कुडंट एरेडिकेटेड सकास फ्रॉम इंडिया। लेकिन क्या था कि इनने इंडो ग्रीक्स को तो हरा दिया, कुषाण की बात कर रहे हैं हम कि इनने इंडो ग्रीक्स को हरा दिया, लेकिन शकों को ये भारत से नहीं हटा पाए। कंटिन्यूस स्ट्रगल अगेंस्ट सका, और ये उज्जैन तक इनका जो संघर्ष है वो चलता रहा। एंड भारश्री जो पद्मावती वाला क्षेत्र है वहाँ तक इनका संघर्ष चला। इनके एविडेंसेस हैं कुछ कि जो कुषाण हैं इनने मध्य प्रदेश में अपना साम्राज्य विस्तार किया। एविडेंसेस देखने, सबूत देखने के पहले जरा हम इनका एक मैप पे ऑब्जर्वेशन ले लें कि कहाँ से ये आए। मुख्य रूप से इनका जो ओरिजिन है ये बैक्टीरिया के क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति हुई। ये चाइना के लगभग पीछे का हिस्सा है, बिल्कुल जैसा हमने लिखा हुआ है। उसके बाद ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से एंटर करते हैं और ये काफ़ी बड़े भूभाग में यहाँ तक फैल जाते हैं। उसके बाद ये आगे भी एंटर करेंगे और इनके मध्य प्रदेश तक में हमें सबूत देखने को मिलते हैं। चलिए बात करें क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या सबूत हैं। कल्चर पार्ट की बात करें, अगर हम सांस्कृतिक आधार पर देखें तो कॉइन्स ऑफ कनिष्क के सिक्के और हुइविक्स के सिक्के जो है, दोनों ही कनिष्क और हुविक्स दोनों के सिक्के जो हैं हमें शहडोल और हरदा के क्षेत्र में मिलते हैं। बिल्कुल आप ये देखेंगे तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इनका विस्तार आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आगे हम देखेंगे कि जो हुविक्स और कनिष्क हैं इनके सिक्के हमें मिलेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश में, मतलब विदिशा, हरदा और शहडोल में। चलिए और आगे बात करें तो वसुदेव कॉइन्स कलेक्टेड फ्रॉम तेवर। वसुदेव से संबंधित जो कॉइन्स हैं जो भी कुषाण डायनेस्टी के ही थे और जो जबलपुर के नज़दीक है, यहाँ से वसुदेव के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद मधुकर बिल्ड अ लार्ज आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मधुकर एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और जिनने विदिशा में मतलब जो लॉर्ड बुद्धा की मतलब बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। और ये सांची पिलर इंस्क्रिप्शन से इनकी जानकारी मिलती है। और ये कुषाण किंग वशिष्ठ के अंदर ये काम किया करते थे, मतलब उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो याद रखेंगे कि इनके बारे में मधुकर के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि सांची पिलर इंस्क्रिप्शन, सांची का जो खम्बलेख है उससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनने बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि वसुदेव के सिक्के हमें तेवर मतलब जबलपुर के पास मिले, हमें कनिष्क और हुविक्स के सिक्के जो हैं वह हमें शहडोल और हरदा के नज़दीक मिले। उसके साथ ही भेड़ाघाट जबलपुर से हमें कनिष्क जो कुषाण साम्राज्य है उसके बारे में बुद्धा के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ शिलालेख मिलते हैं, कुछ आलेख मिलते हैं। तो ये कुछ जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे हैं, लगभग हर पॉइंट, हर बिंदु एक प्रश्न बन के आ सकता है। तो भेड़ाघाट से हमें किसके काल की जानकारियाँ मिलती हैं, तो हमें बुद्ध इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मतलब बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ आलेख मिलते हैं जो कि कुषाण के समतुल्य थे, कुषाण के कंटेम्प्रेरी थे। उसके बाद बात करेंगे हम मधुकर की। मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें याद रह जाएँ। तो मधुकर ने एक बुद्धा का बहुत बड़ा आइडल, बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी और ये वशिष्ठ के कहने पर बनवाई थी। ये कुषाण राजा थे और ये सांची के जो इंस्क्रिप्शन है, सांची का जो आलेख है उसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और वसुदेव ने तेवर के पास वसुदेव के सिक्के मिलते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें याद रहेंगी और ये सभी जितने भी फैक्ट, हमें 2-3 फैक्ट बोले, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो एक बार देख लें कि हुविक्स और कनिष्क के सिक्के जो हम देख रहे हैं कि विदिशा और हरदा, उसके बाद शहडोल, उसके बाद वसुदेव कॉइन्स जो है तेवर के पास जबलपुर में मिलते हैं। तो ये जबलपुर के पास तेवर है। और बुद्ध के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, बुद्ध के जो आलेख हैं जो कि कनिष्क कुषाण वंश के समतुल्य थे, तो मतलब उसी समकालीन थे, समतुल्य नहीं समकालीन थे, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर के पास से मिलते हैं। चलिए आगे बात करें मालव ट्राइब, मालव जनजाति। ये काफ़ी माना जाता है कि जो पंजाब का वेदर है, पंजाब का क्लाइमेट है और जो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसका वेदर और क्लाइमेट है, मतलब मौसम और परिस्थितियाँ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं।
ये बात है लगभग 200-300 एडी की, मतलब ईस्वी की। तो जो ये मालव जनजाति है यह पहले पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती थी। उसके बाद ये पहली बार प्रकाश में आई जब अलेक्जेंडर, मतलब जो सिकंदर है, वह 326 बिफोर क्राइस्ट में भारत से लौट रहा था। वाइल रिटर्निंग टू मैकेडोनिया की तरफ ये जा रहा था जब, तो मालव ट्राइब, जो उस समय मालव ट्राइब थी, माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू मालवा। तो उस समय मालव ट्राइब ने पंजाब से मालवा की तरफ अपना जो प्रस्थान है वो किया। उसके बाद जो इसका रीज़न है वो लगभग 200 BC से 300 AD तक देखा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ 200 BC से 300 AD की बात की जा रही है, लगभग ये 500 साल का इतिहास है। रीजन कॉल्ड मालवा, तो जब ये इस तरफ मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर आ जाते हैं तो इस रीजन को बोला गया मालवा, इसी ट्राइब के, इसी जनजाति के नाम पर। इसके बाद इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो प्रशासन था, वह माना जाता है कि रिपब्लिक था, गणराज्य वाला था, गणतंत्र वाला था। उसके बाद पनीनी ने अपनी जो आयुधजीवी इनको नाम दिया, क्योंकि आयुधजीवी का हम हिंदी में अगर देखें तो जिनकी आयु काफ़ी लंबी हो, काफ़ी अच्छी इनकी टॉलरेंस पावर हो, तो क्योंकि काफ़ी मजबूत जनजाति थी, काफ़ी अच्छा इनके हष्टपुष्ट शरीर था, तो पनीनी ने इनकी हेल्थ को देखते हुए इनको आयुधजीवी नाम से संबोधित किया और इसका जो रेफरेंस है मालव ट्राइब से लिया जाता है। फिर से देख लेंगे कि ये 200 BC से 300 AD के बीच का समय है। अलेक्जेंडर जब लौट रहे थे यहाँ मैकेडोनिया की तरफ, और वहीं पर मैकेडोनिया जाते जाते ही ये बीमार हो गए और इनकी मौत भी हो गई। तो उसी दौरान मालव ट्राइब वहाँ से भागी और पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुए ये भागकर सीधे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आ गई। और मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में इन्हें अपने आप को बसाया, उसका जो मौसम था, उसकी जो परिस्थितियाँ थीं, वह पंजाब में जहाँ ये रहते थे उस क्षेत्र से मिलती जुलती थीं। और मालव जनजाति के नाम पर ही मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र का जो जहाँ पर मालव जनजाति रही, नाम मालवा पड़ गया। यह रिपब्लिक था, मतलब गणराज्य हुआ करता था इनका प्रॉपर। और पनीनी ने इन जनजाति के बारे में, जो कि हम रेफरेंस मानते हैं कि मालव जनजाति के बारे में बोला है, तो इनको कहा है आयुधजीवी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अलेक्जेंडर अटैक किया था, जब अलेक्जेंडर के अटैक की डेट याद रखेंगे कि ये 326 बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व की बात है। चलो आगे बात करें लोकल डायनेस्टीज़। कुछ आसपास की जो इस क्षेत्र में आम जनजातियाँ थीं, जो इसी क्षेत्र की लोकल थीं। तो सबसे पहले नाग वंश की बात करें, जो 300 से 400 AD, अब हम बात करेंगे ईस्वी की, 300 से 400 ईस्वी। यहाँ तक हम 300 AD तक आ गए थे, अब हम 300 से 400 AD की बात करेंगे। तो वृषनाथ फाउंडेड द नाग डायनेस्टी। जो वृषनाथ हैं, इन नाग डायनेस्टी की स्थापना करी, और ये स्थापना की गई विदिशा में, और इनके जो सिक्के हैं विदिशा से प्राप्त होते हैं। इनिशियली नाग हैड बीन रूलिंग ओवर मथुरा। मुख्य रूप से जो नाग वंश है यह पहले मथुरा के ऊपर शासन किया करता था, और बाद में ये विदिशा वाले क्षेत्र में इनने अपना विस्तार कर लिया। भीमनाग शिफ्टेड कैपिटल टू पद्मावती और पवाया। जो पद्मावती या पवाया है, इनने अपना जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इसकी बात की जा रही है, पद्मावती ग्वालियर वाले क्षेत्र को बोला गया है, तो इनने अपना जो कैपिटल है इस तरफ को शिफ्ट कर लिया। उसके बाद बात करेंगे गणपति नाग फॉट अगेंस्ट जो समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त और गणपति नाग का युद्ध होता है, और गणपति नाग को समुद्रगुप्त हरा देते हैं। समुद्रगुप्त काफ़ी प्रतापी राजा थे, आगे हम गुप्त वंश में इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मैरिड टू कुबेर नागा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, जो आगे आएंगे, ये इनसे कुबेर नागा से, जो कि नागवंश की ही एक राजकुमारी थी, मथुरा से संबंधित थी, जो मथुरा के नागवंश से संबंधित थी, और उनने कुबेर नागा से शादी कर ली। उसके बाद बात करेंगे हम बोधी डायनेस्टी की। तो यहाँ पे कुबेर नागा नागवंश से थी, मथुरा से संबंधित थी। चंद्रगुप्त की कुबेर नागा से शादी हुई थी। भीम नागा ने अपना कैपिटल पद्मावती या पवाया शिफ्ट कर लिया था, और इनिशियली ये मथुरा के रहने वाले थे। उसके बाद ये विदिशा और पवाया की तरफ आए हुए थे, और नागवंश की स्थापना किसने करी थी, तो उनका नाम है वृषनाथ। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आप याद रखेंगे, और डेट याद रखेंगे 300 से 400 AD आफ्टर एनो डोमिनी। चलिए बोधी डायनेस्टी की बात करें, बोधी वंश की बात करें, तो बोधी डायनेस्टी सबसे मुख्य रूप से त्रिपुरी, जो जबलपुर के पास वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इनके बारे में इतिहास देखा जाता है। यह भी 300 से 400 एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी की बात है। इस रीजन को जो त्रिपुरी है, इसको तेवर या जबलपुर के नाम से, वर्तमान में तेवर जो कि जबलपुर के नज़दीक है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बौद्धवंशी हुए हैं। इन 4 बौद्धवंशियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रीबोधि, वशुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। तो
आप थोड़े से नाम देख लेंगे तो काफ़ी मिलते जुलते भगवान के आसपास के नाम हैं इनके, जैसे श्री बोधि, वशु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, सभी में बोधि लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है नहीं, इनके नाम आएंगे हम तुरंत सोच सकते हैं कि ये बोधि वंश से संबंधित है। और बोधि वंश याद रखेंगे कि त्रिपुरी जबलपुर के नज़दीक की एक वंश है और इनके जो कॉइन्स हैं, इनके जो सिक्के हैं, इस क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि बोधि वंश के सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए, तो वह हो जाएगा जबलपुर त्रिपुरी या जो वर्तमान में तेवर नाम का स्थान है। इसके अलावा इनके 4 महत्वपूर्ण रूलर श्री, वशु, चंद्र, शिव। तो चंद्र, शिव, श्री, वशु जैसे भी आपको याद रखने में सहूलियत हो आप याद रख सकते हैं, सबके आगे बोधि लगा हुआ है। लोकेशन देख लेते हैं कि माघ डायनेस्टी जो कि मध्य प्रदेश में है, आप ये लाल घेरे से इसको समझेंगे। तो माघ जो है ये हम जो आगे देखने वाले हैं, तो ये है सतना, रीवा, सीधी, शहडोल और सिंगरौली के क्षेत्र में, जो कि मुख्य रूप से बघेलखंड क्षेत्र में है। और बोधि वंश की बात कर रहे हैं जो अभी हम पीछे देख कर आए, तो ये तेवर जबलपुर के नज़दीक, तो ये आप जबलपुर का लोकेशन देख सकते हैं। और जबलपुर के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, उमरिया और कटनी। चलिए, और आज का आखिरी टॉपिक माघ वंश। तो माघ डायनेस्टी जो कि बघेलखंड क्षेत्र लगभग 200 AD मतलब एनो डोमिनी मतलब ईस्वी 200 ईस्वी के नज़दीक इस वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। बात करेंगे कि इनके सिक्के भी इसी क्षेत्र से हमें प्राप्त होंगे। इंपॉर्टेंट रूलर्स, महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो भद्रमाघ, शिवमाघ जो बड़े नाम हैं वो ये रहे, भद्रमाघ और शिवमाघ। जैसा हमने बोधि में देखा उसी प्रकार हम माघ वंश में भी देखेंगे कि आगे माघ लगा हुआ है। दिस डायनेस्टी सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट कुशान्स एंड सेव्ड देयर टेरिटरी। कुशानों से ये लड़ते हैं और सिर्फ अपने साम्राज्य को बचाने में ये सक्षम रहते हैं। काफ़ी इनकी अच्छी उपलब्धि थी ये। फर्स्ट नोन माघ रूलर, सबसे पहला जो माघ वंशी था उसको जिसको हम पहचानते हैं वो हैं वशिष्ठी पुत्र भीमसेन। वशिष्ठी पुत्र भीमसेन हैं, ये नाग वंश से संबंधित हैं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इनके आगे नाग नहीं लगा हुआ है, भीमसेन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। और याद रखेंगे कि जो वशिष्ठी पुत्र भीमसेन हैं वह माघ वंश से संबंधित है। और यह कोटि पुत्र पोतश्री के बेटे हैं और ये बांधवगढ़ से अपना राज्य चलाते थे। बांधवगढ़ उमरिया के नज़दीक है, तो बिल्कुल ये क्षेत्र बघेलखंड का ही आता है। तो बांधवगढ़ से ये अपना राज्य चलाते थे, माघ वंश से संबंधित हैं। इनके एक काफ़ी प्रतापी राजा जिनका नाम काफ़ी जाना पहचाना है, यह वशिष्ठी पुत्र भीमसेन जो कि माघ वंश से संबंधित हैं। और इनके पिता का नाम था कोटसी पुत्र पोतश्री। उम्मीद करते हैं कि माघ वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए देखते रहिए। और आगे कल भी एक क्विज होगा, उसके बाद पूरा वीडियो शुरू किया जाएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक।